हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं जेनेटिक्स, आज यही लेक्चर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होंगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जेनेटिक्स में हमने आपको कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। जिसमें आपने देखा था व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन, कॉज ऑफ वेरिएशन, क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम के साथ ही हमने आपको बताया था जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं। आगे हमने देखा था कि जीन्स क्या है, डोमिनेंट जीन्स क्या है, रेसेसिव जीन क्या है, अलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हमने देखा था F1 F2 जनरेशन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, होमोजाइगस के बारे में, हेट्रोजाइगस के बारे में। साथ ही साथ हमने लास्ट टर्न पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी बताया था। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, रिक्वेस्ट आई थी कि इसे दोबारा बता दिया जाए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग द इनहेरिटेंस ऑफ वन स्पेसिफिक ट्रेट। मतलब कि जहां पे आप एक किसी भी सिंगल कैरेक्टर को लेके, सिंगल ट्रेट को लेके क्रॉस कराएंगे, उसके पैटर्न को चेक करेंगे, ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट की अगर सिर्फ और सिर्फ हाइट को लेके आप जेनेटिक्स उसके चेक कर रहे हैं, तो इस तरह के आप क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक इसी तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस में अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग टू डिफरेंट ट्रेट्स, एग्जाम्पल सीड का कलर एंड शेप ऑफ द सीड। यहाँ पे आप किसी भी दो ट्रेट को देख करके कैरेक्टर उसके देखेंगे, उसका इनहेरिटेंस किस तरह से हो रहा है उसे ट्रैक करेंगे। क्लियर? इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया हुआ है विच इज हाइट ऑफ द प्लांट। जैसे यहाँ पे देखिए, एक प्लांट जो कि टॉल है, कैपिटल टी दोनों ही इसमें डोमिनेंट वाले ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक प्लांट जो कि डॉर्फ है। तो हमने क्या लिया, एक ही कैरेक्टर को लिया। वो कैरेक्टर क्या है, आपके प्लांट की हाइट। ठीक है, और ये प्लांट की हाइट जो है वो क्या क्या हो सकती है, या तो ये हाइट होगी टॉल, या तो ये हाइट होगी आपकी डॉर्फ। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है, सिंगल प्लांट की हाइट। लेकिन यही अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो यहाँ पे हम दो तरह के कैरेक्टर लेते हैं। क्या, यहाँ देखिए, ये जो सीड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या, एक तो ये जो सीड का शेप है वो राउंड है। ठीक, इसके कंपैरिजन में हमने जो दूसरे सीड का शेप लिया है वो कैसा है, रिंकल्ड है। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर हो गया, शेप ऑफ द सीड क्या क्या, राउंड एंड रिंकल्ड। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया है, कलर ऑफ द सीड क्या है, येलो एंड ग्रीन। दिखाई दे रहा है, येलो कलर है, ये ग्रीन कलर का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, वेयर यू विल टेक द टू कैरेक्टर्स टू ट्रेस द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये आपका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आपने टर्मिनोलॉजी जो थी जेनेटिक्स की, टर्म्स सारे आपने समझ लिए हैं। अब हम जो मेन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा किसे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जानते हैं कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और क्यों बोलते हैं इन्हें, देखिए। अब आपका आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो ग्रेगर जॉन मेंडल systematically studied the pattern of inheritance which involved in transfer of characters from one generation to the next. ठीक है, जो हमारे मेंडल जी थे, मेंडल ने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा था कि किस तरह से
किस तरह से एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपने लॉज प्रपोज किए थे, आगे आप लोग देखेंगे इनके जो लॉ होते हैं, इनके लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनके लॉज को बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले बताया था पूरे सिस्टमैटिक्स की किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे की प्रोजनी में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। देखिए, he is known as a father of genetics। भाई इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो मेंडल है ना, ये है भाई ग्रेगर जॉन मेंडल, ये है, इनको खुद नहीं पता है कि he is the father of genetics। ये कैसे फादर हुए भाई, जिन्हें खुद ही नहीं पता कि हम किस चीज के फादर हैं। क्योंकि इसकी जो बैक स्टोरी है उसे समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है, आप देखिए, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वो मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, और समझिए कि वो थे एक मॉन्क। मॉन्क जानते हैं, चर्च में जो रहते हैं। एक दिन वैसे घूम रहे थे भाई, उनका जो चर्च था वहां पे ऐसे घूम रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि उनके गार्डन में जो है बड़े अलग अलग तरह के उनको पी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, मटर के पौधे दिखाई दे रहे हैं। उनमें क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ जो पी के प्लांट है बड़े लंबे लंबे हैं, टॉल है, कुछ जो पी के प्लांट है वो बहुत छोटे छोटे हैं, डॉर्फ हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जो कुछ मटर के जो सीड्स हैं वो येलो कलर के हैं, कुछ जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। जो पी का जो पॉड होता है, जो फली होती है, वो कहीं येलो दिखाई दे रही है, कहीं वो ग्रीन दिखाई दे रही है। इनको उस समय समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों है। तो उनके अंदर क्या हुआ, क्यूरियोसिटी जगी कि भाई एक काम करते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि ये ऐसी चीजें क्यों हैं, क्यों इतना कलर वेरिएशन है, क्यों इनके कैरेक्टर्स में इतना वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस क्रॉस कराया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। क्रॉस कराया, उन्होंने इसके रिजल्ट देखे, और इनकी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा राज था इनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीड्स लिए थे और उनका क्रॉस करवाया था, और प्रॉपर इन्होंने डेटा मेंटेन करके रखा था, ठीक है। इन्होंने एक प्रॉपर डेटा मेंटेन करके रखा था, जिसकी वजह से ये जान पाए कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा फैक्टर है जो एक प्रोजनी से नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसमिट हो रहा है। और इसे इन्होंने बोला था क्या, फैक्टर, जिसे आप आज के डेट में जानते हैं किस नाम से, जीन के नाम से, ठीक है। आज के डेट में आप इसे जीन के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने बोला कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, लेकिन जब उसको वैलिडेशन के लिए वो एक काउंसिल के पास लेके गए जहां पे सारे बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने वर्क को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने बताया कि ये हमने इतना नंबर ऑफ सीड लिए, ये प्लांट लिया, ये हाइट लिया, ये डेटा, वो डेटा, और बताया उन्होंने कि कुछ एक फैक्टर है जो एक प्रोजनी से अगली प्रोजनी में ट्रांसमिट हो रहा है। वहां जो बायोलॉजिस्ट है उनका हो गया दिमाग खराब कि भाई एक बात बताओ, एक तो तुम मैथमेटिक्स वाले हो, बायोलॉजी वाले हो नहीं, ये सीड, ये डेटा, ये प्लांट ऐसा है वैसा है, इनके काम को उस टाइम पे कंसीडर किया ही नहीं गया था। इनके काम को उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया गया। फिर बेचारे एक बस अच्छा काम किए थे कि इन्होंने अपना डेटा जो है वो अपने आराम से रखा हुआ था, उसको पब्लिश करा दिया था। एक छोटी सी था, कुछ मैगजीन वगैरह थी, वहां पे उन्होंने पब्लिश करा दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी डेथ के कुछ टाइम के बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की। उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किए, कुछ काम किए, फिर उन्होंने ये चीज देखा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, एक महानुभाव थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने इस काम को ऑलरेडी बता दिया है, वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस तरह से चीजें होती हैं। उस टाइम पे इनकी रीडिस्कवरी के बाद, इनके वर्क की रीडिस्कवरी के बाद इनको बोला गया भाई ये तो बहुत महान साइंटिस्ट था, इसीलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको नहीं पता, लेकिन भाई ये निपट चुके थे, इनकी डेथ हो चुकी थी, उनके बाद उनके काम की रीडिस्कवरी करी गई थी, तब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था, ठीक है।
और जो मेंडल के वर्क है उनको बोला जाता है इस समय लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उनको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सी कहानी थी, आप लोग याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। चलिए आगे चलिए। अब देखिए मेंडल ने किस पे काम किया था भाई, अभी आपको बता दिया कि उन्होंने अपने गार्डन में जो है मटर के पौधे देखे थे, पी प्लांट देखे थे, तो उन्होंने जिस पे काम किया था, मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सटाइवम, इसका नाम होता है गार्डन पी, पाइसम सटाइवम गार्डन पी। आप लोग स्वीट पी मत बोल दीजिएगा, ठीक है, स्वीट पी जो होता है उसका नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, वो दूसरी चीज, ठीक है। आप लोग जो मटर खाते हो बोलोगे भाई स्वीट लग रही है तो स्वीट पी है, नहीं भाई वो गार्डन पी है। स्वीट पी जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो करवाई जाती है, उसके फ्लावर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो काम किया था वो काम किया था गार्डन पी पे, पाइसम सटाइवम पे, और उन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि रीजन थे, 3 मेन रीजन, ही सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर द 3 रीजंस, 3 बहुत मेन रीजन थे। क्या क्या? पहला, many varieties available in the alternative form of a character, उन्होंने क्या देखा कि एक किसी भी कैरेक्टर्स के लिए 2 वैरायटी प्रेजेंट है। जैसे हम अगर एक सिंगल कैरेक्टर की बात करें विच इज हाइट, तो इन्होंने देखा हाइट में 2 तरह की हाइट दिख रही है, क्या? टॉल और डॉर्फ। अगर हम बोलें सीड के कलर के बारे में, इनको सीड के कलर 2 तरह के दिखाई दिए, कौन कौन से? येलो और ग्रीन। इसी तरह इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा था, आगे देखते हैं अभी हम उसे। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा था, इससे उन्होंने बताया कि भाई ये जो है आपके बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, जो कि इजीली विजिबल, ठीक। नेक्स्ट, प्योर फॉर्म्स व्हिच ब्रेड ट्रू, दैट इज प्रोड्यूस्ड द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कि अगर आप किसी भी प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस कराएंगे, प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस कराएंगे आगे वाले टॉल प्लांट से, कैपिटल टी क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, तो इससे आगे वाली प्रोजनी सारी की सारी प्योर टॉल होंगी। मतलब कि आप अगर प्योर वैरायटी को ब्रीड कराओगे, प्योर वैरायटी को अगर आप ब्रीड कराते हो तो उसकी आगे वाली जनरेशन भी प्योर होती है, ठीक है। प्योर वैरायटी को अगर आप ब्रीड कराएंगे तो उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी प्योर होती है, ठीक। नेक्स्ट देखें, गार्डन पीस इज सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कुड बी क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली। मतलब कि भाई हमने बोला कि अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो यही होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, इनको जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की, ठीक है, ये खुद ही पॉलिनेट हो जाएंगे, उसको फैक्टर नहीं चाहिए, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ठीक। लेकिन अगर हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को चाहते हैं तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाते हैं, अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करवा के हम क्रॉस पॉलिनेशन अपना डिजायर्ड भी करवा सकते हैं, जैसा कि मेंडल ने किया था। उन्हें कोई भी कैरेक्टर चेक करना था ना, इसका पॉलन उसका फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा पे डस्ट कर देते थे, तो इनको अपने डिजायर्ड कैरेक्टर का क्रॉस करवा के ये देख लेते थे इजीली कि हाँ भाई क्या चीजें इससे निकल के आएंगी। क्लियर? चलिए आगे चला जाए। तो ये मेन बेसिकली 3 रीजन थे, रीजन और भी थे, आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है 3 सबसे मेजर रीजन थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे, वो टोटल आपके 7 इन नंबर से, अभी बताया ना 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर्स क्या क्या थे देखिए। डोमिनेंट ट्रेट, पहले कैरेक्टर की बात कर लें, हाइट में जो डोमिनेंट होता है वो डोमिनेंट होता है आपका टॉल, और उसी के कंपैरिजन में जो रेसेसिव होता है वो होता है शॉर्ट, या फिर इसको बोलते हो आप डॉर्फ, ठीक, टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर सीड का अगर हम शेप देखें, यहां देखिए जो डोमिनेंट है वो है राउंड और जो रेसेसिव है वो है रिंकल्ड, ये है प्रॉपर आपका राउंड, ये है आपका रिंकल्ड, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, जो सीड का कलर होता है वो सीड का कलर डोमिनेंट है येलो, रेसेसिव है ग्रीन। ध्यान रखना। आप बोलेंगे कि मैम हम जो मार्केट में देखते हैं वो पी का जो सीड होता है वो तो ग्रीन होता है, तो येलो डोमिनेंट क्यों है ना? भाई देखिए, इस चीज को समझिए कि डोमिनेंट क्यों है। क्योंकि वो एक डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में एक भी अगर डोमिनेंट जीन, कहां गया भाई, हाँ, एक भी अगर डोमिनेंट जीन है, अगर सिंगल एलील भी है भाई, येलो कलर सिंगल भी है तो भी क्या करेगा, ये ग्रीन कलर को सप्रेस कर देता है, इसीलिए ये डोमिनेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि रेसेसिव वाला इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। भाई हमने दो रेसेसिव प्लांट को क्रॉस करा दिया, हमको ग्रीन वाला मिल गया। हमने तो ग्रीन कलर का सीड जिसके पास है, रेसेसिव वाले सीड को हमने क्रॉस करा दिया, हमको ग्रीन सीड मिल जाएगा। हम अगर येलो और ग्रीन को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में येलो सीड मिलेगा, F2 में येलो और ग्रीन दोनों मिल जाएगा। इजीली अवेलेबल होना और डोमिनेंट होना दोनों अलग चीज। क्या आपका फ्लावर का कलर, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लावर का कलर होता है जो डोमिनेंट होता है वो पर्पल होता है, जो रेसेसिव होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, पर्पल इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव इज व्हाइट। नेक्स्ट है आपके पॉड का शेप। ठीक है, पॉड का शेप देखिए, जो इन्फ्लेटेड होता है मतलब जो बिल्कुल फुल होता है वो होता है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कंस्ट्रिक्टेड होता है, जो थोड़ा सा फ्लैट होता है, वो होता है क्या आपका रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉड का कलर, ग्रीन कलर ऑफ पॉड इज डोमिनेंट एंड येलो कलर ऑफ पॉड इज रेसेसिव। ध्यान रखिएगा ये चीज, क्या सीड के कलर में येलो कलर इज डोमिनेंट और ग्रीन इज रेसेसिव, बट पॉड के कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव। बिल्कुल उल्टा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका सातवां कैरेक्टर है वो है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर अगर एक्सियल पोजीशन पे है, मतलब ये पूरा स्टेम है साइड से निकल रहा है, एक्सियल पोजीशन पे है, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन यही फ्लावर अगर टर्मिनल एंड पे है, सबसे ऊपर है, तो ये क्या होता है आपका रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ये मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिए थे। क्या क्या लिए थे फिर से देखते हैं। उन्होंने 7 ऐसे कैरेक्टर लिए थे जिनके कंट्रास्टिंग ट्रेट भी प्रेजेंट है। पहला था आपका हाइट, जिसमें टॉल और डॉर्फ था। दूसरा है सीड का शेप, जिसमें राउंड और रिंकल है। तीसरा है आपका सीड का कलर, जिसमें येलो और ग्रीन है। चौथा है आपका फ्लावर का कलर, जिसमें पर्पल और व्हाइट है। पांचवा है आपका पॉड का शेप, जिसमें इन्फ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड है। छठवां है आपका पॉड का कलर जो कि ग्रीन और येलो है। सातवां है आपकी फ्लावर की पोजीशन जो कि एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो मेंडल भाई साहब थे, उन्होंने जो मेंडल थे उन्होंने क्या क्या अपने लॉ दिए थे। तो इन्होंने 2 तरह से क्रॉस कराया था। ठीक है, एक इन्होंने कराया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक इन्होंने कराया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने जो अपना पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, उसमें देखा उन्होंने, उससे उन्होंने दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों कहते हैं पहले समझ लेते हैं फिर बताएंगे। देखिए, मेंडल फर्स्ट कैरीड आउट क्रॉस ब्रीडिंग बाय टेकिंग ओनली 1 कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड है, एक कैरेक्टर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल है प्योर टॉल, ये देख रहे हैं आप, प्योर आपको टॉल दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट है। पी प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद द डॉर्फ प्लांट, स्मॉल टी डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट देखे, लेकिन टॉल कैसे हैं, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक, चलिए इसे एक डायग्राम की हेल्प से आगे और अच्छे से समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया आपका एक पी प्लांट, 2 पी प्लांट लिए, एक में प्योर टॉल इन्होंने लिया। इधर हम लिखते भी जा रहे हैं, समझते चलिए। इन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, इन्होंने एक प्योर
डॉर्फ प्लांट लिया, ठीक है। ये हो गई आपकी पेरेंट जनरेशन, क्या हो गई, पेरेंट जनरेशन, ठीक। अब इस पेरेंट जनरेशन का, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या बनेंगे, पहले गैमीट्स बनेंगे। देखो भाई, हम गैमीट बना लें, देखिए आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, जो आपको ज्यादा समझ में आए वैसे समझिए, ठीक है। ये एक मेल प्लांट मान लीजिए हमने ले लिया, एक फीमेल प्लांट हमने ले लिया, इसके फॉर्म हो जाते हैं अब गैमीट। भाई यहाँ पे देखिए एक सिमिलर टाइप ऑफ जीन है, तो जो गैमीट फॉर्म होगा वो कैसा होगा आपका, सेम टाइप ऑफ गैमीट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके पेरेंट के गैमीट्स, ठीक है, ये हो गए आपके पेरेंट के गैमीट्स। अब आगे चले, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कलर, चलिए ब्लू रखते हैं, हाँ ठीक है ब्लू रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या होगा, इनका क्रॉसिंग होगी, तो भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक इसका अलील इसके वाले से क्रॉस करेगा, फिर ये वाला इस वाले से क्रॉस करेगा, ठीक। देखो भाई क्या हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो गया, ठीक है। अब क्या करें, ये वाला गैमीट जो है, एलील नहीं सॉरी गैमीट, ये वाला गैमीट जो है पहले इस गैमीट से फ्यूज करेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, ठीक। फिर ये वाला गैमीट क्या करेगा, इस वाले गैमीट से फ्यूज करेगा, देखिए भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। अब ये जो जनरेशन आती है ये है आपकी F1 जनरेशन, ये आपकी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, ठीक है, यहां लिख दिया, दिस इज F1 जनरेशन, क्लियर। चलो आगे देखें, अब क्या होता है F1 जनरेशन में। अच्छा हम कंक्लूजन भी बताते जाएं, ऑब्जर्वेशन उनका जो था, कंक्लूजन बाद में, पहले ऑब्जर्वेशन देखिए। इन्होंने देखा कि जब हम एक प्योर लाइन टॉल प्लांट को एक प्योर लाइन डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं, एक प्योर लाइन टॉल प्लांट को प्योर लाइन डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो उनके गैमीट देखिए, गैमीट में गैमीट जो होते हैं वो प्योर होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर इनके इनके जो जीन हैं दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, और जो गैमीट्स होते हैं वो सिंगल कॉपी ऑफ जीन को कैरी करते हैं। देखिए सेग्रीगेट हो गए, यहाँ कैपिटल टी दो था, डबल कॉपी थी। गैमीट में क्या हो गया, सिंगल कैपिटल टी, इस गैमीट में सिंगल स्मॉल टी, ठीक। देखो आगे, उसके बाद जब इनका क्रॉस होता है और F1 जनरेशन जो बनती है, F1 जनरेशन में फिनोटिपिकली आपको सारे के सारे प्लांट दिखाई देंगे, क्या, टॉल। लेकिन ये जो टॉल होते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब हम इस F1 जनरेशन के किसी भी दो इंडिविजुअल को लेके करा लेते हैं उसकी सेल्फिंग। ये जो आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर। अब चाहे आप इस तरह से बनाइए, चाहे ये तरीका अगर आपको सही लगे तो आप इस तरीके से बनाइए, दोनों ही ठीक है, इजी। लोगों को ये लगता है, आपको अगर ये लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। अब F1 जनरेशन के हम गैमीट बना लें, भाई गैमीट में देखिए अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए F1 के गैमीट्स, हो गए भाई, ठीक। अब क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस होगा, करा लेते हैं। अब देखिए जब इनके बीच में क्रॉस हुआ, ये कैपिटल टी का वाला गैमीट इस कैपिटल टी वाले गैमीट से फ्यूज हुआ, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी वाला गैमीट इस स्मॉल टी से फ्यूज होगा, क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब ये स्मॉल टी एक बार इस कैपिटल टी से फ्यूज होगा, और ये स्मॉल टी एक बार इस स्मॉल टी से फ्यूज होगा। लिख देते हैं भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डोमिनेंट आप हमेशा पहले लिखते हैं, इसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने देखा ये जो जनरेशन आ गई, दिस इज F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इंडिविजुअल जो है कैसा दिखेगा भाई, आपको टॉल दिखाई देगा। ये इंडिविजुअल कैसा दिखेगा, ये भी टॉल दिखाई देगा। ये कैसा दिखेगा,
ये भी टॉल दिखाई देगा भाई, फिनोटिपिकली तो ये तीनों टॉल दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा दिखेगा, ये अब आपको डॉर्फ दिखाई देगा, क्योंकि डॉर्फ होने के लिए इसके पास दोनों रेसेसिव वाले प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, इसके पास दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है आपका डॉर्फ है। सेम चीज को यहां भी देख लेते हैं, ये पनेट स्क्वायर है, F1 इंडिविजुअल आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था, यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड में मेल वाले गैमेट लिखते हैं, एक साइड में फीमेल वाले गैमेट लिखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिए, मान लीजिए भाई फीमेल वाले गैमेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ लिख दिए मेल वाले गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, यही देखिए यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मेल वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल वाला है, ठीक। अब इसकी करस्पॉन्डिंग जो आपका स्क्वायर होता है, यहाँ पे वो चीजें लिखते हैं जो यहाँ और यहाँ प्रेजेंट, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर वाला और इधर वाला, क्या हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला और इसके सामने वाला, क्या हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला ये इसके सामने वाला, क्या हो गया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, वही चीज आई है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक, ये तीनों आपको टॉल दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, फिनोटिपिकली हेट्रोजाइगस होगा तो भी क्या दिखाई देगा, डोमिनेंट वाला ट्रेट टॉल दिखाई देगा। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये तीनों टॉल दिखाई दे रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, डॉर्फ दिखाई दे रहा है, तीन टॉल दिख रहे हैं, एक डॉर्फ दिखाई दे रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस what will be the phenotypic ratio in F2 generation, तो you will say it will be 3:1, ये लिखा हुआ है, phenotypic ratio is 3:1, ठीक है। अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर दें फिर दिखाते हैं। देखिए जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे देखेंगे, फिनोटाइप तो आपने देख लिया आपका, देखिए यही F2 जनरेशन आई थी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक, ये फिनोटिपिकली आपको टॉल दिखाई दिया, ये फिनोटिपिकली आपको टॉल दिखाई दिया, ये फिनोटिपिकली आपको डॉर्फ दिखाई दिया था भाई, F2 जनरेशन थी, ठीक, ये टॉल भी कैसा है, ये टॉल भी आपका कैसा है, दिस इज होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस, ठीक, ये दो टॉल कैसे हैं, दे आर हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, और ये डॉर्फ कैसा है, दिस इज ऑल्सो अ होमोजाइगस, बट कैसा है, ये डॉर्फ है, ठीक, एक होमोजाइगस टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस डॉर्फ, तो अगर हम जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम इसके जीन्स की बात करें, एक होमोजाइगस टॉल है, एक, दो हेटेरोजाइगस टॉल हैं दो, एक आपका होमोजाइगस डॉर्फ है, एक, क्या हो गया रेशियो, 1:2:1, ये लिखा हुआ है जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, तो अगर कोई पूछे what will be the genotypic ratio in F2 generation of monohybrid cross, so it is 1:2:1. What is the phenotypic ratio in monohybrid cross for F2 generation, it is 3:1, 3 tall 1 dwarf, genotypic ratio 1 homozygous tall, 2 heterozygous tall, 1 homozygous dwarf। आई बात समझ में, एक बार देखिए इस लेक्चर को रिपीट करिए, जितना अगर नहीं समझ में आया है दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया है आप पूछिए, हम फिर बताएंगे, ठीक है। खैर आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा अभी तक, तो आगे देख लें क्या है। देखिए भाई अब इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, इन्होंने अभी तक आपको जितना बताया ये था इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक, अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या दिया, क्या होता है, क्या कंक्लूजन दिया, क्या उनका लॉ है, तो उन्होंने ये चीज बोला था, द जीन्स कंट्रोल्स द ट्रेट सच एज टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, अभी आपने देखा कैपिटल टी जीन्स है ना,
यही होगा तो टॉल होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल होगा, इसकी वजह से स्मॉल टी डॉर्फ होगा, रिसेसिव जीन की वजह से। तो जो आपके ट्रेट सच एज टॉलनेस और डॉर्फनेस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए द इंटरनल फैक्टर, इस टर्म पे ध्यान रखिए, फैक्टर अकरिंग इन पेयर्स डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए जब मेंडल का वर्क जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वो जीन शब्द को नहीं जानते थे। उन्होंने ये चीज बताई थी कि देयर इज अ फैक्टर विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन वो उस फैक्टर का एग्जिस्टेंस नहीं बता पाए थे कि वो फैक्टर एक्चुअली क्या होता है। हम आज के डेट में जानते हैं कि वो चीज जो है वो जीन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, लेकिन उस टाइम मेंडल इस बात को बता नहीं पाए थे। तो जहां भी फैक्टर लिखे समझ जाना जीन की बात हो रही है। तो द इंटरनल फैक्टर अकरिंग इन द पेयर डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देख लो भाई पेयर में है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी सब कैसे हैं? पेयर में है। ठीक है, तो पेयर जो होते हैं वही किसी ऑर्गेनिज्म का जो आपका ट्रेट है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ सिंगल गैमीट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ सच फैक्टर। अभी आपको गैमीट बना के जब दिखाया था तब आपको बताया था भाई ये देखो मदर, ये फादर हो गया, ये मदर हो गई, डॉर्फ ले लें इसको, फादर हो गया, मदर हो गई। ठीक है, इनके जब गैमीट फॉर्म होते हैं तो सिंगल सिंगल आते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रेसेसिव होंगे। डोमिनेंट रेसेसिव दोनों साथ में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अ सिंगल गैमीट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑफ द पेयर, एक ही चीज होती है। फैक्टर में फैक्टर का सिर्फ एक पेयर होता है, इसीलिए या तो डोमिनेंट वाला होगा या तो रेसेसिव वाला होगा। That is why this is called the law of segregation। मतलब कि during the process of gametogenesis, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होता है वो सेग्रीगेट होके सिंगल सिंगल आता है, पेयर में से एक आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्यों? क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। ये प्योर होंगे भाई, जब सिंगल ही है तो सिंगल या तो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा, हेट्रोजाइगस होने का चांस ही कहां है? तो गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर इन नेचर। ठीक है, उनके पास या तो डोमिनेंट ट्रेट होगा या तो रेसेसिव वाला एलील होगा, कोई एक ही चीज होगी। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अगला देखिए, ये चीज तो वही है, फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन जो है 3:1, 3 जो होते हैं टॉल होते हैं, 1 जो होता है वो डॉर्फ होता है। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन 1:2:1, एक जो है होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड 1 विल बी होमोजाइगस डॉर्फ। ठीक, तो ये है आपका मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।